नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास से हम लोग जो प्रॉपर सिलेबस होता है स्टैटिक्स का जीएसओ पोस्ट के लिए, उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। और उसके साथ-साथ जैसे ही जो हमारा चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर वाइज़ जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, उस हिसाब से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पेपर है, वो आपको दिया जाता रहेगा। जो पेड ग्रुप वाले हैं, उनको ऐप पे ही अपडेट कर दिया जाएगा। और बाकी जो लोग हैं जिनको मतलब जो ये कोर्सेज़ हैं जिसमें डेमो क्लासेस रहेंगी 10 के आसपास, तो 10 क्लासेस तक जो हमारे प्रैक्टिस सेट रहेंगे वो सभी को ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ये है, ठीक है? ये देखेंगे हमारे पास, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है? अब इसके बाद किसी भी मतलब क्लास से जॉइन करने के लिए ये हमारा यूट्यूब का चैनल, टेलीग्राम का लिंक और ये L1 क्लासेस प्रयागराज, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इस लोगो के साथ ऐप मिलेगा, जिस पर रजिस्टर करके जेएसओ के या अदर जो बीएससी के और उसके साथ-साथ जो अन्य एग्ज़ाम चल रहे हैं यूजीसी वगैरह के, उन पे आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है। कुछ ऐसी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारे साथ आप ज़रूर जुड़ें, ठीक है? बेस्ट रिज़ल्ट के लिए हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एक बेहतर रिज़ल्ट मिले, एक बेहतर भविष्य आपका बने, ठीक है? और अब बात आती है जो हमारे साथ 2024 में जुड़े हुए थे लोग, जो हमारे एक तरीके से कहा जाए हीरोज़ रहे हैं, जो हमारे कोचिंग के मतलब स्टूडेंट रहे हैं, उन लोगों का यहाँ पे थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करा दिया जाए। तो अतुल गौरव सीबीआई में, सोमा जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट ऑफिस में और पोस्ट डिपार्टमेंट में, हाँ, फिर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट। और फिर उसके बाद यहाँ पे हिमांशु प्रताप, फिर लक्ष्य यादव और बाकी ये प्रतीक, अ, राजन, फिर सुरोज, पंकज, फिर ये सचिन, फिर अनुपम, संदीप और अर्चन, ये बाकी सभी लोग यहाँ पे जेएसओ की पोस्ट पे सिलेक्शन पाए हुए हैं, ठीक है? और बाकी जो 12 लोगों की फ़ोटो यहाँ पे है, 7 लोग और सिलेक्ट हुए थे, तो वो अपना मतलब कुछ 1-2 लोग फ़ोटो भेज दिए हैं, तो उनकी भी जो आगे क्लासेस होंगी जिसमें क्लासेस जब सेट होंगी तो उनकी फ़ोटो लगा दी जाएँगी। और उसके साथ-साथ जो जो जैसे यहाँ पे जो लोग मतलब हमसे जुड़े थे, उनको एक सिलेक्शन की फिर से बधाइयाँ। पिछली क्लास में भी हम बोले थे, इस क्लास में बोल रहे हैं कि आप लोग अब कोशिश ये करिए कि अगर ये क्लास देख रहे हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि अगर आप अपनी मनचाही पोस्ट या उसके आसपास की पोस्ट कोई एसएससी में पा चुके हैं, तो आप आगे की तैयारी में जाइए। अगर आपको पढ़ना है तो आप सिविल की तैयारी में जाइए, या फिर बाकी जैसे मतलब और भी जैसे कुछ लोग होते हैं कि एक सिलेक्शन लेने के बाद सिविल की तैयारी, या फिर कुछ लोगों का टीचिंग प्रोफ़ेशन है, पीएचडी करने का प्लान है, या कुछ हायर एजुकेशन में आप और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे आगे बढ़िए। मतलब L1 क्लासेस तो आपको वहाँ पे साथ नहीं देगा, लेकिन अगर किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी समय, ठीक है? आइए अब हम लोग यहाँ पे सिलेबस की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला चैप्टर का सिलेबस था, इसमें कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सॉरी प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा की बात हुई थी। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। फिर उसके बाद पहली यूनिट का पहला चैप्टर रहेगा। और अब इसमें सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंट डेफिनेशंस देखेंगे। स्टैटिक्स में स्टैटिक्स किसको कहते हैं? फिर स्टैटिक्स में अलग-अलग जो राइटर्स हुए हैं या स्टैटिस्टिशियन हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने स्टैटिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। फिर उसके साथ-साथ जो हमारे पास जो सिलेबस का पोर्शन है, इसमें स्टैटिक्स क्या होता है, किस तरीके से उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी हम यहाँ पे चर्चा पर चर्चा करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन में है कि स्टैटिक्स जो शब्द है, जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है, ये एक स्टेटस लैटिन भाषा का एक शब्द है स्टेटस, और उसके बाद एक इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टा। ठीक है? तो ये इससे डिराइव्ड है, मतलब इनसे इनका आगमन हुआ है। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इसका जिसका इन दोनों शब्द का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट, ठीक है? इन दोनों शब्दों का मतलब होता है वो पॉलिटिकल स्टेट, मतलब ये कहने का कि जो
प्रीवियस काल में या इतिहास में देखेंगे तो स्टैटिक्स का जो यूज़ है, एक तरीके से कहा जाए तो मानव जब भी यहाँ पे कुछ भी मतलब करने की कोशिश किया है, जैसे ही मानव का जन्म हुआ इस पृथ्वी पे या पृथ्वी पे मानव आया, तभी से स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करने लगा वो, ठीक है? मतलब इतिहास मानव के इतिहास के इक्विवेलेंट है। लेकिन क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं, अगर हम यहाँ पे किसी भी चीज़ का एस्टिमेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमने कहा कि हमको 4 रोटी खाना है या 2 रोटी खाना है, 3 रोटी खाना है, इस तरीके से हमने कहा। तो एक एस्टिमेशन ही होता है ये। हो सकता है 4 रोटी आप साइज़ नहीं देखे हैं, हो सकता है 4 के बाद आप 6 रोटी खाएँ, 8 रोटी खाएँ। तो मतलब ये कहने का हमारे ये पर्पज़ हुआ कि जब भी आप एक एस्टिमेशन, एक अनुमान लगाते हैं, तो इसका मतलब आप वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? अब किस संदर्भ में, कहाँ पे कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो अलग-अलग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ डेली लाइफ़ में हर रोज़ की लाइफ़ में आप यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है? फिर इन अर्ली इयर्स स्टैटिस्टिक्स मीन्स ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट अबाउट द स्टेट और पीपल इन द स्टेट फॉर पॉलिटिकल पर्पस, ठीक है? तो बाद के समयों में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे मुगल काल में देखेंगे या फिर और जो राजा महाराजा हुए हैं, वो उन्होंने अपनी सेना को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेना के घोड़े, हाथी, इन तरीकों इनको आइडेंटिफाई करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया। और स्टैटिस्टिक्स का सबसे अधिक विकास सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ, जब बेहतर रिजल्ट के लिए जो मिनिमम संसाधन थे, जो भी जिन देशों के पास युद्ध के दौरान जो संसाधन थे, उनका बेहतर उपयोग के लिए किस तरीके से उनकी एनालिसिस की जाए, किस तरीके से उनका यूज़ किया जाए, वो एक बेस्ट एप्लीकेशन के रूप में सामने आया, ठीक है? मतलब साइंस का, जैसे बायो का विकास, मेडिसिन का विकास और फिर उसके साथ स्टैटिस्टिक्स का विकास, डिफरेंट टाइप के जो साइंस हैं, इनका सबसे अधिक विकास या वैक्सीन्स का विकास फिर दुनिया भर की और जो भी चीज़ें जो हुई थी, मतलब साइंस के क्षेत्र में, उनका विकास जो है फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डॉक्टरों को, जो डॉक्टर थे या फिर जो मतलब वहाँ पे उस समय साइंटिस्ट थे, उनको एक्सपेरिमेंट के लिए बॉडीज़ बहुत अवेलेबल थी। कोई वैक्सीन का हमें इंजेक्शन लगाना है, तो पता लगा कि उसका एक प्रक्रिया होती थी उस समय। लेकिन फिर उसके बाद पता लगा आदमी या तो मर जाएगा या तो ज़िंदा रहेगा, तो उसको अंतिम ऑप्शन के रूप में कुछ वैक्सीन्स, कुछ अदर टाइप की दवाएँ, कुछ जो जो भी ड्रग्स वहाँ पे मतलब अवेलेबल थे, जिनकी टेस्टिंग करनी होती थी उस समय के दौरान, तो वो वहीं उन्हीं बॉडीज़ पे करते थे। और हिटलर का तो एक बहुत ही अच्छा केस रहा है, एक अच्छा केस स्टडी कह सकते हैं हम उसको, कि जब हिटलर ने मतलब अपने यहाँ यहूदियों को या इस तरीके के जो अन्य नॉन जर्मन थे, मतलब जिस जिस तरीके से कहा जाए कि जो मतलब एथनिक जो कल्चर है उनका, वो मतलब जो हिटलर से मिलते-जुलते नहीं थे, जिनको वो अपना नहीं मानता था, वो उनकी एथनिसिटी में वो विश्वास नहीं करते थे, उनसे मैच नहीं करते थे, उनके लिए बहुत ही अत्याचार किए जाते थे, तो उनका भी एक तरीके से वहाँ पे उपयोग तो गलत हुआ, लेकिन वो धीरे-धीरे आगे चल के ह्यूमन लाइफ़ के लिए, जब ह्यूमन आदमी को समझ में आया कि नहीं, किसी एक के बिना किसी कोई एक नहीं रहेगा, तो उसके बिना काम नहीं चलेगा, उसका मतलब हर आदमी का जो है समाज में या हर जीव-जंतु का इस तरीके से होना जो है समाज में इम्पोर्टेंट होता है। इस केस के लिए वहाँ पर देखेंगे तो इन केसेस की मतलब जब चर्चाएँ पर चर्चाएँ होती हैं, तो उस केस में वहाँ पर एक बेहतर रिज़ल्ट सामने आए। चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो या मतलब स्टैटिक्स का क्षेत्र रहा हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो या फिर जीन एडिटिंग के जो डिफरेंट तरीके अब प्रेज़ेंट टाइम में आ रहे हैं, इनकी शुरुआत जो है वहीं से हुई। ठीक है? तो ये हमारे कहने का मतलब ये है कि जो अर्लियर स्टेजेस थी, उसमें हमारे पास जो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स का यूज़ केवल लोगों की काउंटिंग या फिर कोई सेना है तो उसमें घोड़े, हाथी या फिर पैदल सैनिक या फिर उनके पास हथियार कितने हैं, कैसे हैं, उन सभी के मतलब रख-रखाव के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता था या फिर उसमें उनके मैनेजमेंट के लिए उनका यूज़ होता था। ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ, दस इट हेल्प्स द कलेक्टिंग डेटा अबाउट द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। ठीक है? द साइंस वाज नोन एज साइंस ऑफ स्टेट बिकॉज़ इट वाज यूज्ड बाय द स्टेट। ठीक है? इन दिस वे स्टैटिस्टिक्स डेवलप एज ए किंग सब्जेक्ट और एज ए साइंस ऑफ किंग।
ये लाइन आपसे पूछी गई है कि साइंस ऑफ किंग्स या फिर किंग्स सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, ठीक है। तो किंग्स उस समय जो राजा महाराजा बता रहे हैं कि घोड़े, हाथी, पैदल सैनिक, फिर उनके जो घुड़सवार सैनिक हैं, कितने रथ हैं, कितने तलवारें हैं, कितने तीर धनुष हैं, इनका हिसाब रखने के लिए ये सब यूज करते थे। इसलिए इसको किंग्स सब्जेक्ट उस समय कहा जाता था, राजाओं का सब्जेक्ट या साइंस ऑफ किंग्स कहा जाता था, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे अदर जो डिफिनेशंस है, कि जो डेफिनेशन है मेन, यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है उसकी यहाँ पे बात हुई। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो अदर डेफिनेशंस है, इन डेफिनेशंस में हम लोग यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं बाउली ने सबसे पहले क्या कहा था कि स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म रिगार्डेड एज ए होल इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में भी कॉल्ड एज साइंस ऑफ काउंटिंग, ठीक है। ये मतलब बाउली के जो मतलब सेंटेंस हैं, जो बाउली ने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो साइंस ऑफ काउंटिंग है, या स्टैटिस्टिक्स क्या है कि साइंस ऑफ एवरेज है। ये इनकी डिफिनेशन थी। मतलब ये कई बार आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि किस व्यक्ति ने या किस साइंटिस्ट ने, किस किस स्टैटिस्टिशियन ने साइंस ऑफ काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स को कहा था। मतलब स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ काउंटिंग किसने कहा था, तो वहां पर आप टिक लगाएंगे बाउली को। या साइंस ऑफ एवरेज किसने कहा था, तो बाउली ने कहा था, ठीक है। फिर बोडिंगटन है बोटिंगटन, यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। बोटिंगटन ने क्या कहा था कि स्टैटिस्टिक्स जो है ये एस्टिमेट्स मतलब अनुमान और प्रोबेबिलिटीज प्रायिकता का एक विज्ञान है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे किंग्स एक स्टैटिस्टिशियन हुए थे, तो इन्होंने क्या कहा कि द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द मेथड ऑफ जजिंग कलेक्टिंग नेचुरल और सोशल फिनोमिना फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द एनालिसिस ऑफ एन इनुमरेशन और कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स, ठीक है। फिर हार्लोज ने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ the art of handling aggregate of facts, observing, enumerating, recording, classifying and otherwise systematically treating them, ठीक है। तो ये हार्लोस के जो है डिफिनेशंस थी, ठीक है। इसमें मेन जो डिफिनेशन आपको याद रखनी है ये बाउली की और बोटिंगटन की है, और बाकी ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी किंग्स किंग्स का तो मतलब ये कह सकते हैं कि कलेक्टिंग या एस्टिमेटिंग ऑफ एक तरीके से कहा जाए जजिंग कलेक्टिंग नेचुरल कलेक्टिंग सॉरी कलेक्टिव या नेचुरल और सोशल फिनोमेना का जो एक मेथड होता है उसको हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आगे आते हैं, तो अब यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ से आपको जो जो मेन हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हम पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ ये जो हमारे पास जितना भी मैटर आपको दिया जाएगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के साथ, ठीक है। और हम जो पढ़ाएंगे यहाँ पे मिक्स लैंग्वेज का यूज करते हुए पढ़ाएंगे, ताकि ना हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों को समस्याएं ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की जो विशेषताएं हैं उनमें क्या आता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड ऑन ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट नॉट ए सिंगल ऑब्जर्वेशन। मतलब सांख्यिकी जो है हमेशा तथ्यों के समूह पर आधारित होती है, किसी एकल तथ्य पर नहीं। मतलब ये कहने का कि जैसे कहते हैं कि हमारी लंबाई 172 या 173 सेंटीमीटर है, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि एक क्लास है, एक हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की क्लास है या एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर एवरेज लंबाई 173 सेंटीमीटर है, तो वो एक स्टैटिस्टिक हो जाएगा। मतलब ये कहने का कि जब हम सामूहिक रूप से किसी भी ग्रुप को, किसी भी मतलब पॉपुलेशन को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स होता है। और कोई भी सिंगल एंटिटी, कोई भी सिंगल ऑब्जर्वेशन स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, संख्यात्मक अभिव्यक्ति कैसे होती है इसकी। तो स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर नॉट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है, नॉट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो जैसे हम कह रहे हैं नहीं कि एक ग्रुप है,
एक यूनिवर्सिटी है, उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज लंबाई 173 सेंटीमीटर है, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया कि वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, उसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन किया जा रहा है। लेकिन अगर वहीं पे कहा जाए कि किसी एक व्यक्ति की या किसी यूनिवर्सिटी की लंबाई कुछ मतलब डिस्क्रिप्टिव डेटा दे दिया जाए, कि डिस्क्रिप्टिव डेटा का मतलब क्या हो गया कि ये कह दिया जाए कि 140 सेंटीमीटर से लेके 170 सेंटीमीटर के बीच में है, लेकिन ये 156, 158 ये या इस तरीके का डेटा उसमें एक लैंग्वेज लिख दे कि ये नहीं है, ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में कहा जाए कि यहाँ के जो बच्चे हैं, इनकी इनकी लंबाई जो है 150 से 180 सेंटीमीटर के बीच में है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट की लंबाई 160 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है? तो उस केस में फिर वो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स नहीं रह जाएगा, क्यों? क्योंकि जो स्टैटिस्टिक होता है उसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है, उसको न्यूमेरिकली संख्या के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमारे पास, तो इसका जो अगला पॉइंट है, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस, अनेक कारणों से प्रभावित होती है, ठीक है? जो स्टैटिस्टिकल डेटा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स नॉट जस्ट वन, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे मेनी फैक्टर का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि कोई यूनिवर्सिटी है, वो अगर जम्मू कश्मीर में है, तो वहाँ के लोगों की लंबाई, अगर वहाँ के लोकल लोग वहाँ पे शामिल हैं, राजस्थान में हैं, तो वहाँ के लोकल लोगों की लंबाई ज़्यादा होती है। वही यूपी, बिहार, एमपी में आ जाएँगे तो एवरेज लंबाई होती है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाएँगे तो एवरेज लंबाई कम होती है लोगों की वहाँ पे। तो मतलब ये कहने का कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो ज्योग्राफी के अनुसार चेंज होता है, ठीक है? जैसे साउथ में चले जाएँगे तो वहाँ के लोग लंबाई के साथ-साथ उसमें मतलब मोटापा भी थोड़ा-सा होता है, ठीक है? तो वहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से मतलब ये चीज़ें वहाँ पे शामिल होती हैं। मतलब सांख्यिकी के जो डेटा हैं, वो कई कारणों से प्रभावित होते हैं। उसमें कई कारण मतलब ज्योग्राफी भी हो सकती है, एनवायरनमेंट भी हो सकता है। फिर उसके साथ उनका खान-पान भी हो सकता है। जैसे साउथ के लोगों में देखेंगे तो मछली ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें देखेंगे तो नॉर्मली उनके वेट ज़्यादा होते हैं। वहीं राजस्थान और जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो मीट वगैरह वहाँ खाया जाता है, लेकिन उनके एनवायरमेंटल कंडीशन उनके यहाँ ठंडी इस तरीके से पड़ती है, या फिर पहाड़ी क्षेत्र इतना है कि उनका वेट उतना नहीं बढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि उनकी एक एक बाल्टी अगर पानी, 1 मग्गा पानी भी लेना है तो 100 मीटर नीचे उतरना है, फिर चढ़ना है, तब पानी मिलेगा। तो इस तरीके से जो उनकी फिजिकल कंडीशन होती है, जो वो मेहनत करते हैं, उसके कारण उनका वेट उतना नहीं बढ़ पाता है, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे रीज़नेबल एक्यूरेसी, जो उचित शुद्धता है, ये कैसे प्रभावित होती है? तो एब्सोल्यूट एक्यूरेसी इज़ नॉट नेसेसरी बट रीज़नेबल एक्यूरेसी इज़ एक्सपेक्टेड, मतलब पूर्णतः शुद्धता आवश्यक नहीं है, ठीक है? लेकिन उचित स्तर पर शुद्धता अपेक्षित होती है। मतलब ये कहने का कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, हमने कह दिया कि एक यूनिवर्सिटी का जो एवरेज लंबाई है 173 सेंटीमीटर है। तो 173 का मतलब क्या हो गया कि जितने बच्चे हैं सभी को उसमें ऐड किया गया, सबकी लंबाई नापी गई, फिर उसके एवरेज निकाला गया। तो वो मतलब शुद्धता की ओर इंडिकेट करता है कि अगर डेटा हमने अच्छे से कलेक्ट किया है तो वो हमारा जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। और अगर वही डेटा कलेक्शन में हमने गलती कर दी तो एक्यूरेसी हमारी प्रभावित हो जाएगी, कम हो जाएगी या अधिक हो जाएगी, जो एक मिसलीडिंग रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे प्री डिटरमाइंड पर्पज़ के लिए, पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए डेटा यहाँ कलेक्ट किया जाता है। तो डेटा इज़ कलेक्टेड विथ स्पेसिफिक पर्पज़ इन माइंड, ठीक है? मतलब ये कहने का कि जो हमारे पास डेटा है, वो डेटा अ, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही कलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें भारत में कंजम्पशन को चेक करना है। पिछली क्लास में हम किसी में बताए थे, अच्छा यूजीसी वालों को पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे कि जो भारत में अब तक एनएसएस है, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, वो लगभग 80 राउंड के सर्वे कर चुका है। 1950 में जब उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? और 1950 में उसकी स्थापना से लेके 2050 तक के बीच में लगभग 75 ईयर्स हुए। उसमें लगभग 80 राउंड के आसपास उन्होंने काम किया हुआ है। मतलब 80 राउंड का मतलब ये कह सकते हैं कि 80 अलग-अलग टॉपिक्स पे उन्होंने सर्वेस किए। तो अब उसमें अगर टॉपिक को मतलब पर्पज़ को, हमारा पर्पज़ क्या है? अगर उस पर्पज़ को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, तो उस केस में हमारे पास डेटा कलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। जैसे सपोज़ करिए किसी यूनिवर्सिटी में हमें एवरेज लंबाई नापनी है, तो हम वहाँ पे वेट का क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि
एक आदमी आया, वो अपना वेट बता के चला गया। तो वेट से लंबाई का कोई लेना-देना नहीं होता है, ठीक है? कि ऐसा नहीं है कि 150 कुंटल अगर सॉरी 150 किलो अगर हमारा वज़न है तो उसमें 190 एक या 100 सेंटीमीटर सॉरी 200 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे ध्यान में रखनी होती है कि एक पर्पज़ पूर्व निर्धारित पर्पज़ यहाँ पे आपके पास हमेशा होगा, ठीक है? फिर जो डेटा होता है यहाँ पे, स्टैटिस्टिकल जो डेटा होता है या स्टैटिस्टिक्स जो होती है, कंपैरेबल एंड होमोजेनियस, ठीक है? द डेटा शुड बी कंपैरेबल एंड अ, ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं या 2 राज्य हैं। 2 राज्य की मतलब मान लीजिए कि यूपी की पर कैपिटा इनकम और हमें तमिलनाडु की पर कैपिटा इनकम चेक करनी है। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम ही निकालेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ यूपी की पर कैपिटा इनकम निकाल लीजिए, फिर तमिलनाडु की वहाँ पे जो है पर फैमिली इनकम निकाल लीजिए। तो दोनों का कंपैरिज़न मुश्किल है। क्यों? ऐसा फिज़िक्स में भी कहा जाता है कि हम समान जो यूनिट वाली चीज़ें होती हैं, समान मात्रक वाली जो चीज़ें होती हैं, उन्हीं का कंपैरिज़न, उन्हीं का एडिशन, उन्हीं का सम कर सकते हैं। ठीक है? सम या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है फिज़िक्स की तरह कि जो चीज़ें हैं हम कंपैरिज़न उनका जो करेंगे, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम होने का मतलब क्या है कि स्टैटिस्टिकल डेटा सेम पर्पज़ के लिए वहाँ पर कलेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि यूपी का कंजम्पशन देखेंगे ज़्यादा है, फिर उसके बाद देखें केरल का कंजम्पशन देखेंगे कम है। तो अब उसमें हम माइंड में ये रखेंगे कि यूपी में पॉपुलेशन भी तो 20-25 करोड़ है। उनकी तुलना में 4-5 गुना जो है पॉपुलेशन भी तो है। तो वही चीज़ यहाँ पे अलग-अलग फैक्टर्स अलग-अलग चीज़ों को प्रभावित करते हैं। फिर स्टैटिस्टिकल लॉ एप्लीकेबल, ठीक है? स्टैटिस्टिकल जो नियम होते हैं वो भी एप्लीकेबल होते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा फॉलोज़ स्टैटिस्टिकल लॉज़ एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है? तो स्टैटिस्टिक्स के जो अपने नियम कानून होते हैं उनको फॉलो करना होता है, तभी वो कंपैरेबल या फिर इस तरीके से बेस्ट रिजल्ट की ओर हमारे पास डेटा इंडिकेट करते हैं या फिर उस उधर की ओर हमें ले जाते हैं, ठीक है? हेल्पफुल इन फार्मिंग पॉलिसीज़, ठीक है? तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन प्लानिंग एंड फार्मिंग बिज़नेस या गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है? जो स्टैटिस्टिक्स के डेटा हैं, वो नीतियाँ बनाने में, पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के कार्य क्या हैं? तो स्टैटिस्टिक्स के जो हमारे पास कार्य हैं, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो सिम्प्लीफाइज़ कॉम्प्लेक्स डेटा, अगर बहुत ही अभी जैसे हम लोग जब अ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का जो एक टॉपिक है, जिसमें ग्रुपिंग या फिर उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें अगर किसी डेटा का रॉ डेटा का बनाना है, तो उस केस में जो हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है, एक पेज में रॉ डेटा लिखा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर उसको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे अनेक रिजल्ट बड़ी आसानी से निकाले जा सकते हैं और उस डेटा का हम लोग अच्छे से यूटिलाइज़ेशन भी कर सकते हैं। ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी जा रही है कि सिम्प्लीफाइज़ कॉम्प्लेक्स डेटा, स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन कंडेंसिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा इंटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ठीक है? सांख्यिकी जो है बड़े और जटिल डेटा को सरल और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक है? अगला है इसमें सेकंड जो कार्य है कि प्रेजेंट्स डेटा इन डेफिनिट फॉर्म, ठीक है? तो डेटा को निश्चित प्रारूप में ये प्रस्तुत करता है, तो इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग डेटा थ्रू टेबल, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, ठीक है? यही बोल रहे हैं आपसे कि रॉ डेटा आपके पास दिया गया है, आपने उसको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लिया, तो उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से चाहे आप हिस्टोग्राम बनाइए, ओजाइव कर्व बनाइए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के डिफरेंट डिफरेंट लेस देन या ग्रेटर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाइए या फिर पाई चार्ट बनाइए, जिस तरीके की आपको आवश्यकता हो उस तरीके का आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अलग-अलग जो डायग्राम्स होते हैं, बार डायग्राम डिफरेंट टाइप के मल्टीपल बार डायग्राम, फिर कंपाउंड बार डायग्राम, फिर स्लाइडिंग बार डायग्राम, इस तरीके से जो अलग-अलग बार डायग्राम्स भी होते हैं, हम उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बना सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी में क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स इनेबल्स कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। तो सांख्यिकी विभिन्न आंकड़ों के बीच तुलना करने में सहायक होती है। फिर उसके बाद अगला है कि हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान लगाने में इसको जब हम टाइम सीरीज डेटा पढ़ेंगे तो टाइम सीरीज डेटा में आपके पास पूछा जाता है
कि अगर y बराबर a प्लस बी एक्स या a प्लस बी समथिंग, अगर हमारे पास मान लीजिए लीनियर मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो और उसमें ये कह दिया जाता है कि पिछले 10 साल में हमारे पास गेहूं का उत्पादन मान लीजिए एक्स टी है, टी कोई टाइम है पिछले 10 साल का, और उसके बाद इनका एक सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है। तो पिछले 10 साल का अगर गेहूं का उत्पादन हमारे पास दिया गया है, तो उससे एक बेस्ट फिट लाइन या बेस्ट फिट कर्व जो भी हमें ड्रा करने के लिए कहेगा, जो भी मॉडल रहेगा उसको हम ड्रा कर सकते हैं। और आने वाले सालों में आने वाले जो मतलब हमारे पास ईयर्स होंगे, उसमें हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले ईयर्स में हमारे पास किस तरीके का प्रोडक्शन रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 2011 से 2024 तक का डेटा हमारे पास है कि गेहूं का प्रोडक्शन भारत में इतना इतना मिलियन टन हुआ था। अब अगर आपको ये जानना है कि 2026 में 2027 में कितना हमारे पास गेहूं का उत्पादन होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, तो उसको हम टाइम सीरीज डेटा का यूज करते हुए, इस मॉडलिंग का यूज करते हुए हम उसको बता सकते हैं कि 2000 अभी जैसे 25 चल रहा है, 2025 में हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि 2027 में 2026 में कितना प्रोडक्शन हमारा रहने वाला है। इसको जब हम टाइम सीरीज डेटा पढ़ेंगे, टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, न्यूमेरिकल भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से निकालते हैं इसको, ठीक है। फिर इसके बाद हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज बनाने में ये मतलब यूजफुल होता है, ठीक है। तो यूजफुल इन प्लानिंग एंड फार्मिंग पॉलिसीज इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, ठीक है। फिर अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, तो जो हमारे पास डेटा है ये निर्णय लेने में सहायक होता है, तो प्रोवाइड्स ए साइंटिफिक बेस फॉर मेकिंग बिजनेस और गवर्नमेंटल डिसीजंस, ठीक है। फिर टेस्ट हाइपोथेसिस परिकल्पना की जांच करने में भी ये सहायक होता है, जैसे जिसमें जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट या नोवा टेस्टिंग हम लोग करते हैं, तो वो टेस्टिंग के लिए भी इस डेटा का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली जो बीएससी के लोग हैं वो यहाँ पे बीएससी के प्रैक्टिकल में करते हैं, भले ही वहाँ पे चीज़ें आपको उस समय करते समय इसका यूज करते समय जैसे मीडियन टेस्ट, रन टेस्ट, फिर विल्कोजन टेस्ट, साइन टेस्ट, फिर साइन रैंक टेस्ट, ये जो टेस्टिंग होती है एक तरीके से हाइपोथेसिस की ही टेस्टिंग हम लोग वहाँ पे कर रहे होते हैं किसी न किसी पॉपुलेटेड डेटा के लिए, जो हमारे पास डेटा दिया गया रहता है उसके लिए। लेकिन वहाँ पर हम लोग शायद ये समझ नहीं पाते कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसका एप्लीकेशन वहाँ पे बताया नहीं जाता। जैसे मैं अपनी ऑफलाइन की क्लास में जो बीएससी का है उसमें बताता हूँ कि इसका एप्लीकेशन क्या है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमारे जीवन में उपयोग कहाँ-कहाँ होगी। अगर उसको जानना है, उसको समझना है तो अच्छी चीज़ होती है वो, ठीक है? तो वहाँ पे भी बताया जाना चाहिए, हालाँकि वहाँ अगर मान लीजिए नहीं बताया गया तो यहाँ हम बता रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल जो टेस्टिंग होती है, जो टेस्ट हाइपोथेसिस होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट का हम यूज करते हुए ये बताते हैं कि ये जो हमारे पास जो भी पॉपुलेशन का डेटा आया हुआ है वो हमारे पास कितना सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, ठीक है, कितना उसका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, ठीक है। आगे हम लोग आएंगे तो लिमिटेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स है। लिमिटेशन में क्या है कि डेटा जो हमारे पास होता है डील्स विद द क्वांटिटेटिव डेटा, मतलब इसकी एक लिमिटेशन, सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है कि ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए ही हम इसका यूज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का, क्वालिटेटिव डेटा या फिर नॉन न्यूमेरिकल डेटा के लिए हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि डज नॉट रिवील्स इंडिविजुअल फैक्ट, मतलब व्यक्तिगत तथ्यों को ये नहीं दर्शाता है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि एक यूनिवर्सिटी है, उसकी लंबाई 173 सेंटीमीटर है, एवरेज लंबाई जो मतलब बच्चे हैं उनकी। अब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की अगर हमें लंबाई चाहिए हो कि इस आदमी की लंबाई कितनी है, तो वो नहीं बता सकता। वो 173 173 सेंटीमीटर से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो 173 सेंटीमीटर क्या है कि एवरेज है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, मतलब क्या एक एग्रीगेशन है उसका, एवरेज है वो। लेकिन उस एवरेज से हम इंडिविजुअल डेटा को नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि डज नॉट रिवील इंडिविजुअल डेटा। फिर अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कैन बी मिसयूज्ड, बहुत मिसयूज होता है स्टैटिस्टिक्स का। अपने अपने अनुसार अगर चीजें प्रूफ करनी है तो आप अपने अपने अनुसार डेटा ले लीजिए, अपने अनुसार आप डेटा लीजिए, कुछ भी आप प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी यूनिवर्सिटी में प्रूफ करना है कि इनकी एवरेज लंबाई 160 सेंटीमीटर है, तो हम 160 सेंटीमीटर के ऊपर के लोगों का डेटा ही नहीं लेंगे,
इसी को आगे चलेंगे तो हम लोग जजमेंट सैंपलिंग भी पढ़ते हैं, जिसको बायस्ड सैंपलिंग भी एक तरीके से कहा जाता है। कारण ये है कि जैसे मान लीजिए कि भारत में, और हाँ, इसका उपयोग भी होता है, कभी-कभी मिसयूज़ भी किसी चीज़ का अच्छे के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि भारत को यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड बैंक से कहीं हमें लोन चाहिए, या किसी और देश से हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। तो हम भारत की इनकम को दिखाएँगे कि भारत एक अच्छी इनकम वाला देश है, मतलब हायर जो इनकम वाला देश है। इसलिए जब हायर इनकम होती है, बैंक में आप जाइए, आप कह दीजिए हमारी ज़ीरो इनकम है तो आपको लोन नहीं देंगे। लेकिन आप वहीं कह दीजिए हमारी 5 लाख रुपए पर डे की इनकम है, सॉरी, पर महीने की इनकम है, तो आपको उसमें करोड़ों रुपए वो लोन दे देंगे। ठीक है? तो उसी तरीके से वहाँ पे होता है कि अगर हमें ये रिप्रेज़ेंट करना है कि हमारे देश की इनकम अच्छी है, या हमारे देश का जो बिहेवियर है, वो अच्छा है, तो हम उसमें डेटा कलेक्शन में ही इस तरीके का डेटा चुनते हैं, इस तरीके का सैंपल साइज़ लेते हैं कि हमारा डेटा उस रिज़ल्ट के आस-पास ही हो। ठीक है? जैसे बीएससी के बच्चे, अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग में बोलना नहीं चाहिए, बीएससी के बच्चे जो प्रैक्टिकल करते हैं, सोडियम लाइट के वेवलेंथ निकाल रहे हैं, दिन भर लगे पड़े हैं, माइक्रोस्कोप घुमा रहे हैं, रीडिंग नोट कर रहे हैं। नोट जो है करते-करते पता लगा कि उनकी सोडियम लाइट की वेवलेंथ जो है, वो जो लिमिट होती है लाइट की, उसको एक्सीड कर गई, या जो सोडियम लाइट की वेवलेंथ होती है, उसके आस-पास वो नहीं आ रहा उनका रिज़ल्ट। तो क्या करते हैं, लॉग में प्लस माइनस कर देते हैं। लॉग लेते समय पॉइंट 2.345 था, तो 2 पॉइंट उसको 654 कर दिए और डेटा मैच करा दिए। तो उनको ये पता चलता है, हम लोग भी किए हैं यार, हम लोग भी किए हैं ये चीज़ें। तो क्योंकि ऑपरेटर्स इतने पुराने हो गए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब उनका अगर डेटा, सॉरी, ऑपरेटर्स जो हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो अगर नए रहें तो एग्ज़ैक्ट डेटा आ जाए। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट इतने पुराने हैं, कोई ऐसे से घुमा रहा, फिर ऐसे से घुमा दिया, फिर ऐसे घुमा दिया, तो उसमें जो बग आती है, जो लिस्ट काउंट एरर होती हैं, वो जनरेट हो जाती हैं। तो उनको रिमूव नहीं कर पाते, उनका अच्छे से डेटा नहीं ले पाते हम। तो इसलिए उसमें क्या करते हैं, लॉग में हेर-फेर करके प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। उनको लगता है, या हम लोगों को भी लगता था कि टीचर नहीं जान पाएगा। टीचर जानता सब है, क्योंकि टीचर भी वही करके वहाँ पहुँचा है। तो टीचर जानता सब है, बोलता नहीं है, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि ऑपरेटर्स की आपकी जो क्वालिटी है, बहुत ही खराब है। जब यूनिवर्सिटी खुली थी तो वो तब ऑपरेटर्स आए थे, अब भी चल रहे हैं। दसियों पीढ़ियाँ उसमें निकल चुकी हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें, मतलब ये हमारे कहने का डेटा का मिसयूज़ जो होता है, वो भी हो यहाँ पे संभव है। ठीक है? इसी में लिखा गया है, इफ डेटा इज़ कलेक्टेड और इंटरप्रेटेड इनकरेक्टली, रिजल्ट कैन बी मिसलीडिंग। ठीक है? फिर आगे यहाँ पे लिख रहा है कि रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ तभी कर सकते हैं जब आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए। आप जीएसओ तभी बनेंगे जब आप स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ेंगे, और जीएसओ बनने के बाद स्टैटिस्टिक्स का यूज़ बहुत ही कम है। हालाँकि लाइफ में, जो रियल लाइफ है, उसमें क्योंकि डिसीजन मेकिंग में जीएसओ होते नहीं हैं, या एसआई ग्रेड के लोग होते नहीं हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो मतलब डेटा है, उसका मतलब, ये कहने का मतलब कि जब डेटा आप भरते हैं कहीं भी, किसी भी सर्वे का, तो उस केस में आपके पास एक, मतलब स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होने पर आप उस डेटा को अच्छे से एनालाइज़ कर लेते हैं कि जो सामने वाला आदमी है वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है? आगे आगे हमारे पास है कि ओनली ए मीन नॉट एन एंड, मतलब ये उपाय है, उद्देश्य नहीं है। स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट ए टूल फॉर एनालिसिस, नॉट द फाइनल डिसीजन मार्कर। ठीक है? स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से हम डिफरेंट पॉलिसीज बनाते हैं, और वो पॉलिसीज अंतिम नहीं होती हैं। जैसे भारत की जनसंख्या आज़ादी के समय 40 करोड़ के आसपास कहा जाता है थी। ठीक है? और उसके बाद अभी वर्तमान में देखेंगे तो 140 करोड़ लोग हो गए हैं। मतलब पिछले 70 से 75 सालों में हम लोग लगभग 100 करोड़ लोग बढ़ गए हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग। तो अब ये कहा जाए कि जो आज़ादी के समय, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट होती हैं, वो आरोप भी लगाती हैं इसमें कि उस समय की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया था। तो उस समय की गवर्नमेंट के पास जो डिसीजन था, जो मतलब उन्होंने काम किया था, अपनी उस समय की जनसंख्या के लिए किया था। आज अगर हम ये सोचें कि भारत में, सपोज़ करिए कि उस समय भारत में गेहूँ का उत्पादन कम होता था। जब हरित क्रांति की शुरुआत 66-67 में हुई थी, 1966-67 के आसपास। अ,
लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था और उसके साथ उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। हरित क्रांति की शुरुआत के पहले भारत में 2 टाइम खाने का अनाज नहीं हो पाता था। तो अब ये सोचे हम लोग कि वहाँ पे उस समय 40 मिलियन टन हमारे पास प्रोडक्शन होता था। आज भी 40 मिलियन टन ही यूज़ करेंगे और बाकी जो 170-80 मिलियन टन जो एक्स्ट्रा अनाज है उसको हम बेच देंगे। तो उस केस में हमारे पास वो गलत डिसीजन होगा। क्यों? क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या 30-40 करोड़ के आसपास थी, आज 130-40 करोड़ के आसपास है। तो वहाँ पर मतलब ये कहने का कि ये एक उपाय है, अंतिम सत्य नहीं है कि मतलब अंतिम उपाय नहीं है कि आज हमने जो निर्णय ले लिया वही हमारे पास भविष्य में ही एप्लीकेबल रहेगा। इसीलिए क्लास की शुरुआत में हमने बोला कि जब एसएससी का जो जो लोग सिलेक्शन पा चुके हैं उनको और बार एसएससी का एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। अन्य लोगों की सीट खराब करने की आवश्यकता नहीं है। आप जीएसओ एक बार बन गए हो तो 4 बार जीएसओ का एग्जाम मत दीजिए। ठीक है? और फिर उसके बाद आप 4 बार एग्ज़ाम देते हैं तो किसी का पता लगा कि किसी को नौकरी की बहुत आवश्यकता है, कोई गरीब घर का बच्चा है जिसका अंतिम अंक या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका अंतिम अटेम्प्ट होता है, तो उस केस में आप एक सीट खराब करेंगे। आप जॉइन तो करेंगे नहीं, लेकिन जो है मतलब कुछ लोग होते नहीं कि हमने 10 बार सिलेक्शन लिया, तो वैसा नहीं करना है। आप एक बार सिलेक्शन लीजिए, आपको हाँ, पोस्टिंग गलत मिल जाती है तो फिर से आप दे लीजिए। साउथ में पोस्टिंग मिल गई आपको नॉर्थ में चाहिए तो फिर एक आध बार दे लीजिए। लेकिन उतना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप सिविल की या हायर एजुकेशन की तैयारी करिए, ठीक है? या शादी-विवाह करके आप हनीमून मनाने चले जाओ फिर यार, अगर नहीं पढ़ना है आगे। लेकिन कोशिश ये करो कि अगले का नुकसान ना होने पाए, ठीक है? क्योंकि 1 साल का समय जाता है फिर उसमें। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एंड एवरेज, अनुमानों और औसत पर ये आधारित होता है। स्टैटिस्टिक्स ऑफ्टन यूज़ एवरेज व्हिच मे नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल सिचुएशन, ठीक है? फिर उसके बाद अब यहाँ पे डिस्ट्रस्ट स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रस्ट क्या होता है? इस पे शायद एक क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, मैंने देखा नहीं था, मतलब एसएससी में ही इस पे क्वेश्चन था कि सांख्यिकी के प्रति अविश्वास कैसे आता है? तो सांख्यिकी के प्रति अविश्वास ऐसे आता है कि जब डेटा कलेक्शन जो है वो गलत तरीके से हो रहा हो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, सांख्यिकी के प्रति अविश्वास का अर्थ है आंकड़ों की संभावित दुरुपयोग या गलत व्याख्या या हेर-फेर के कारण उस पर संदेह या विश्वास की कमी होती है। ठीक है? मतलब ये कहने का कि सांख्यिकी के जो डेटा है अगर वो गलत तरीके से गलत पर्पज़ के लिए कैलकुलेट किए गए हैं, तो उनका कहीं और इस्तेमाल किया जाए तो वो गलत होता है। इसीलिए रिसर्च में जो पीएचडी कर रहे हैं लोग या जैसे मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ तो उसमें एक वहाँ पे जो टॉपिक होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो साहित्य चोरी है, उसका आरोप लगता है लोगों पे कि किसी और का डेटा उठा के आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो उस केस में आपकी पीएचडी की डिग्री ही कैंसल कर देता है यूनिवर्सिटी, ठीक है? यूनिवर्सिटी के लोग जो है आपकी डिग्री कैंसल कर देंगे। तो उसमें उनका ये मानना होता है कि आप जो साहित्य चोरी है, जो कॉपीराइट इश्यू है, उन नियमों का आप पालन करेंगे। किसी और के काम को आप यहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। और अगर आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं थोड़ा-सा स्मार्टली तरीके से, तो वो एक तरीके का डिसट्रस्ट पैदा करता है, ठीक है? अविश्वास पैदा करता है, ठीक है? तो इसमें देखिए क्या होता है कि मिसयूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है? तो पीपल में मैनिपुलेट डेटा टू सपोर्ट देयर पर्सनल और पॉलिसी एजेंडा, ठीक है? लोग अपने निजी या राजनीतिक हितों के लिए आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं। फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की कमी होता है। मेनी यूजर्स डू नॉट अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिकल कांसेप्ट एंड मे मिस इंटरप्रेट द रिजल्ट, ठीक है? तो ये चीजें होती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सिलेक्टिव प्रेजेंटेशन है, चयनात्मक प्रस्तुतिकरण। तो चयनात्मक प्रस्तुति में क्या करते हैं कि वो वहाँ पे जैसे अभी जस्ट बताया ना कि भारत को अगर हाई इनकम ग्रोथ का कंट्री दिखाना है, तो आपको सैंपल्स कहाँ से लेने पड़ेंगे? ये चीज़ें हम सैंपलिंग में पढ़ेंगे भी। सैंपल हमें लेने पड़ेंगे नॉर्थ दिल्ली से या मुंबई का वो रिहायशी इलाका जहाँ पे बड़े लोग रहते हैं। उनकी जिनकी इनकम जो है पर डे की इनकम लाखों में है। तो अगर उनके यहाँ का सिलेक्टिव अगर आप मेजर लेते हैं, सिलेक्टिव डेटा लेते हैं, तो उस केस में आपको भारत की हाई इनकम कंट्री मिलेगी। लेकिन अगर भारत को लो इनकम कंट्री दिखाना है तो आप रिक्शे वाले जो गरीब आदिवासी बस्ती है वहाँ से आप डेटा ले लीजिए। तो उस केस में आपके पास डेटा वहाँ पे क्या हो जाएगा कि भारत को गरीब देश दिखाया जा सकता है, ठीक है? मतलब ये कहने का
कि जो हमारे पास जिस तरीके का हम डेटा लेंगे, कहते हैं ना कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही परिणाम आएँगे, तो जैसा हम डेटा लेंगे वैसे रिजल्ट आएगा, ठीक है? तो ओनली फेवरेबल डेटा मे बी शोन हाइडिंग द फुल पिक्चर, ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटी है, तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग फॉर द जनरल पब्लिक, ठीक है? तो ये हो सकता है यहाँ पे। अभी मतलब ये थोड़ा-सा रिकॉर्डेड वीडियो है ना, तो कुछ इसके जो पिछली गवर्नमेंट है उनके यहाँ पे रिकॉर्डेड डेटा कुछ ऐसे होते हैं, उनको दिया जा सकता है। जैसे भारत में एक बार ऐसा हुआ था कि किसी गवर्नमेंट ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलियन टन माने हैं, तो 1 सेंटीमीटर ऐसे आपने ग्राफ बना दिया, 1 मिलियन टन वो रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 मिलियन टन था तो 5 सेंटीमीटर का आपने ग्राफ बार डायग्राम बना दिया। लेकिन अगर यही कह दीजिए 10 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलियन टन, तो आपका डेटा यहाँ तक जाएगा, मतलब आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इतना बड़ा ग्राफ। इतना बड़ा ग्राफ जब गरीब मतलब जो आदमी नहीं पढ़ा है वो देखेगा तो कहेगा, अरे! ये तो पहले इतना प्रोडक्शन होता था, अब इतना हो रहा है। मतलब उसने किया कुछ नहीं, केवल बस उसका मतलब इसको कहते हैं कि इसका डेटा का मैनिपुलेशन, ठीक है? अपने रिप्रेजेंटेशन के जो तरीके हैं उसको बदल दिए हैं बस। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक गवर्नमेंट ने मतलब कुछ पिछली गवर्नमेंट में ऐसा हुए थे, जिनके कारण उनकी सरकार चली गई थी। यूपी गवर्नमेंट में अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाया गया था कि हर चीज़ का प्रोडक्शन यहाँ पे दिखाया गया कि ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा। केवल उसमें डेटा का जो मैनिपुलेशन था वो हुआ था। फिर उसके बाद उनकी गवर्नमेंट में बीफ का, अब जैसे भाई हर चीज़ का प्रोडक्शन ले रहे हो, यहाँ गेहूँ का, चावल का, अन्य मसाले, तेल, इस तरीके के सभी चीज़ों का यहाँ पे डेटा दिखाए। लेकिन इसके साथ-साथ आप बीफ का भी जो है, भारत में बीफ एक सेंसिटिव मुद्दा है, धर्म से जोड़ दिया जाता है। तो उन्होंने बीफ का भी प्रोडक्शन इस तरीके से दिखा दिया। तो बीफ का प्रोडक्शन दिखाया, अच्छा बीफ का प्रोडक्शन भी भारत में बढ़ गया। कुछ लोग कहते हैं गाय कट रही, भैंस कट रही, ये कट रहा, वो कट रहा। तो उस केस में क्या होता है कि उनकी गवर्नमेंट चली गई। ये डेटा होते हैं। ये मतलब इतना धार्मिक इश्यू है भारत में, इतना धर्म के प्रति सेंसिटिविटी है कि उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो वही चीज़ है कि सॉरी कॉम्प्लेक्सिटी है। इसमें क्या है कि कन्फ्यूजिंग डेटा अगर आपको जिस तरीके से दिखाना है, उस तरीके से आप डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? आगे अब हमारे पास है कि बायसनेस इन डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन में जो आदमी जा रहा है, जो जेएसओ है, आप सपोज़ करिए आप जेएसओ हो गए, कहीं डेटा कलेक्शन में जा रहे हैं। आप वहाँ पे डेटा कलेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप बायस्ड हो जाइए, कि ये तो हमारी कास्ट का नहीं है, ये हमारे धर्म का नहीं है, या ये हमारे एरिया का नहीं है। तो उस तरीके से आप क्या करेंगे, गलत डेटा वहाँ एंटर करेंगे। तो जो रिजल्ट होगा ऑब्वियस सी बात है, जैसा कर्म वैसा फल। तो जैसा डेटा रहेगा वैसा उसका रिजल्ट आ जाएगा। बायस्ड डेटा है तो बायस्ड रिजल्ट भी आएगा, और जो रिजल्ट देश के पॉलिसीज़ जो उस पर अगर बनेंगी तो मिसलीडिंग पॉलिसीज़ ही होंगी। ठीक है? आगे यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, कि इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ हैं, उनको फ़ॉर्मुलेशन में जो इतने लोग हैं देश में, विश्व में, उनके लालन-पालन में या उनके पोषण में इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइज़ डेटा, डेटा को समझने और विश्लेषण करने में सहायक होता है, इसका महत्व है ये। सांख्यिकी बड़े डेटा को व्यवस्थित ढंग से समझने और विश्लेषण करने में मदद करता है। ठीक है? जो हमारे पास बड़ा डेटा होता है उसकी एनालिसिस और उसका जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो आसान हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एसेंशियल फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। तो ये गवर्नमेंट, बिज़नेस एंड ऑर्गेनाइज़ेशन रिलाई ऑन स्टैटिस्टिक्स फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है? फिर इसके बाद फैसिलिटेट साइंटिफिक रिसर्च। फिर इन साइंटिफिक स्टडीज स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है? जैसे कोई रिजल्ट हमारे पास, जैसे कोरोना काल में कोविड-19 या कोविशील्ड या कोवैक्सीन, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट देखे होंगे वैक्सीन्स लगी हैं। तो वैक्सीन लगने से पहले ऐसा नहीं होता कि किसी को भी लगा दी जाएँगी। वो पहले एक चूहों पे, बिल्ली पे, कुत्तों पे ट्राई की जाती हैं, बंदरों पे। फिर उसके बाद कुछ आदमियों को सेलेक्ट किया जाता है जो मतलब एक तरीके से वॉलंटियर होते हैं। सॉरी, वॉलंटियर्स होते हैं। तो वो वॉलंटियर्स क्या होते हैं कि वो अपनी बॉडी में उस वैक्सीन को इंजेक्ट कराते हैं। फिर उनका अध्ययन किया जाता है, उनका प्रॉपर रिजल्ट रखा जाता है। उनका डेटा पैटर्न, उनका सभी टाइप का ग्राफ बनाया जाता है। फिर उसके बाद उसमें जब ऑन एवरेज वो चीज़ें सही सॉरी ऑन एवरेज कह रहे हैं। वो मैक्सिमम केसेस में जब वो चीज़ें सही होने लगती हैं तब वो लोकल पब्लिक के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कोविड-19 के दौरान आप लोग देखे होंगे
कि सबसे पहले जो वैक्सीन लगी है वो प्राइमरी जो वर्कर थे उनको लगी। प्राइमरी वर्कर का मतलब जो डॉक्टर या फिर जो नर्सेस थी, सेना के लोग थे और फिर पुलिस के लोग थे। कारण ये है कि इनकी बॉडी इतनी मैच्योर, इतनी मतलब अपने से फिट रहती है कि इनकी बॉडी पे उसका पहले इफ़ेक्ट देखा गया। फिर उसके बाद जो युवा लोग थे, उनको लगाया गया। युवा लोग का मतलब क्या कि 15-16 साल से 18 साल से ऊपर और 60 साल 70 साल के नीचे के लोगों को पहले वैक्सीन लगी। फिर उन पे प्रभाव देखा गया। फिर उसके बाद बुजुर्ग लोगों पे, फिर बच्चों पे लगी। ठीक है? मतलब क्या कि यहाँ पे जो साइंटिफिक रिसर्च है किसी भी चीज़ का, वो एक अच्छी तरीके से पहले कंडक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उसका जो रिजल्ट होता है, उसका वैलिडेशन चेक करने के बाद ही हम उस वैक्सीन को नॉर्मल पब्लिक के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है? फिर अब इसके बाद क्या है, यूज़फुल इन इकोनॉमिक एंड बिज़नेस, तो अर्थशास्त्र और व्यापार में उपयोगी है। तो स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू एनालाइज़ ट्रेंड, डिमांड, प्रोडक्शन एंड मार्केट। ठीक है? जिस तरीके की डिमांड है उस तरीके की हमको सप्लाई रखने के लिए स्टैटिस्टिक्स आवश्यक है। जैसे भारत में देखेंगे तो कोई भी विशेष धर्म चल रहा हो, जैसे नवरात्रि का महीना चल रहा हो, तो नवरात्रि के महीने में क्या होता है कि जो मीट का कंजम्पशन है, क्योंकि हिंदू जो पॉपुलेशन होती है वो नॉर्मली जो है एकदम कम कर देते हैं मीट खाना। तो मीट का कंजम्पशन एकदम कम हो जाता है। अब प्रोडक्शन अगर उसी गति से होता रहे तो वो फिर वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। या जैसे जो कुछ त्योहार होते हैं, जैसे पोंगल वगैरह का त्योहार साउथ में मनाया जाता है, या जो अ, दुर्गा पूजा का जो समय होता है उस समय देखेंगे तो बंगाल वगैरह में एक स्पेशल टाइप की मछली होती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद वहाँ पे देखेंगे तो अलग-अलग, मतलब ये हमारे कहने का कि जहाँ भी जिस तरीके की डिमांड जनरेट होती है, जिस सीज़न में जो डिमांड जनरेट होती है, उसके अनुसार हमें सप्लाई मेंटेन करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है, मतलब डेटा का यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाना। अभी जस्ट मतलब ये इस समय तो अभी कहा जा रहा है कि डेटा जो है हमारे पास, जो डेटा हम लोगों का डेटा है, नॉर्मल आदमियों का डेटा है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, इसमें हम लोगों का जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होता है, जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है भारत का, उसने प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ आपके इंश्योरेंस और ये डेटा बेचकर 100 करोड़ रुपए कमाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 100 करोड़ का डेटा खरीद के क्या करेंगे? अब वो आपको फ़ोन करेंगे कि भाई आपका इंश्योरेंस खत्म होने वाला है, हमारी ये पॉलिसी ले लो। तो उससे वो सैकड़ों करोड़ और प्रॉफ़िट कमाएँगे। तो मतलब क्या कि प्रेज़ेंट टाइम में डेटा जो है, वो डेटा जो है जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है, वही सबसे बड़ी सुपर पावर है आज के समय में। ठीक है? अमेज़न वगैरह पे या फ़ोन पे अभी कुछ भी आप बात कर लीजिए, तो देखिए उस टाइप के आपके यूट्यूब या फिर गूगल पे या फिर इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे उस तरीके के आपको सजेशंस आने लगते हैं। तो मतलब ये कहने का कि जो फ़ोन हमारे पास है, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हमारे पास आस-पास हैं, वो भी हमारी बातें सुन रहे होते हैं। ठीक है? तो इसलिए कोशिश ये करिए कि डेटा जो है उसका कम से कम शेयरिंग कीजिए। जो भी आपके पर्सनल डेटा हैं, उनका शेयरिंग कम से कम करिए। ख़ास तौर पे अपने आईडी, पासवर्ड, अ, आईडी तो कहीं भी जैसे यूज़ करना है तो आप यूज़ करिए, लेकिन पासवर्ड कभी सेव ना करिए गूगल वगैरह पे। ठीक है? आप उसको बार-बार टाइप करके जो है अपना उसपे एंटर कर दीजिए, वो चलेगा, लेकिन पासवर्ड वगैरह सेव मत करिए, क्योंकि इससे जो फ़िशिंग के केसेस हैं, मतलब जो एक तरीके से कहा जाए कि जो मतलब स्मगलिंग के या फिर और जो केसेस होते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए कि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया, कुछ और कोई घटना हो गई, तो उसके केसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? अगला हमारे पास है कि यहाँ पे यूज़ इन क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता नियंत्रण में भी उपयोगी होता है। कि अब जैसे मान लीजिए एक फ़ोन बनाने वाली कंपनी है, उसमें किस टाइप का लोगों को फ़ोन चाहिए होता है, उस टाइप का बनाता है। किस कलर में चाहिए होता है, उस कलर में बना देता है। ठीक है? तो ये क्वालिटी कंट्रोल में भी इसका यूज़ होता है। द इंडस्ट्रीज़ यूज़ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल एक चैप्टर होता है। हालाँकि थोड़ा-सा आप लोग भी पढ़ेंगे जब उसमें सैंपलिंग थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? हेल्प इन फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान लगाने में सहायक होता है। तो पास्ट डेटा एनालिसिस हेल्प इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स और ट्रेंड्स। जैसे हमने ये भी पिछली क्लास में बताया था कि हमारी क्या गलतियाँ रही हैं। इस साल जो मतलब पिछले जो जेएसओ का हमने सिलेबस पढ़ा है उसमें हमारी क्या गलतियाँ थी? या आप लोगों का मतलब उसमें उन गलतियों से हमें क्या सीखना है? या आप लोगों का सिलेक्शन जिनका नहीं हुआ है,
उनको ये एनालाइज़ करना है, उनको ये एनालिसिस करना है कि हमारे क्वेश्चंस कहाँ पे गलत हुए हैं। जहाँ पे क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, जिस टॉपिक से, जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन गलत हुए हैं, उस पे विशेष फ़ोकस करिए आप लोग। विशेष फ़ोकस का मतलब हो गया कि आप उसको अच्छे से पढ़िए, फिर उस पर प्रैक्टिस हल करिए, ठीक है? तो वो चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएँगी और अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब अगले एग्ज़ाम में, ठीक है? तो ये रही हमारी यहाँ तक की क्लासेस, और आज की क्लास हम लोग यहीं पे अब ब्रेक करेंगे। और ये देखिए है हमारा टेलीग्राम का चैनल, सॉरी यूट्यूब का चैनल, और ये टेलीग्राम का लिंक, और किसी भी समस्या की स्थिति में आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आप लोगों से एक मतलब ये भी कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। क्योंकि उसमें देख रहे हैं कि 49% के लोग आस-पास ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम भी अपना स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, तो अपने चैनल का स्टैटिस्टिक्स देखते रहते हैं, ठीक है? जब हम अपने चैनल का डेटा उसमें देखते हैं, तो उसमें ये दिखता है कि 49% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोज़ देखे जा रहे हैं। तो उनसे एक तरीके से कहा जाए तो आग्रह है या रिक्वेस्ट है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो जो अपने इष्ट मित्र हैं, जो आपकी तैयारी में, जो स्टडीज़ की तैयारी में, या फिर जो 11 क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको आप लोग कर सकते हैं ये, या शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बढ़े और चैनल की ग्रोथ हो, ताकि ये संस्था आपको मिनिमम रेट में, कम से कम रेट में आपको बेस्ट एजुकेशनल मटेरियल्स प्रोवाइड कर सके। ठीक है? तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।